गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी का लेसन नंबर 14 जल पढ़ेंगे। जल जो है हमारे जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप कल्पना करके देखिए एक दिन की, जब आपको जल ना मिले तो आप कितने परेशान हो उठते हैं। अगर आपको कुछ ही मात्रा में जल मिले तो भी आपको सोचना पड़ता है कि हम किस काम में जल का उपयोग अधिक करें, कम करें। तो जल जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश में हम इसे वाटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हम जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें पानी का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे शौचालय में, उसके बाद नहाने में, फिर आपकी माताजी आपके लिए खाना पकाने में जल का प्रयोग करती हैं। इसी तरह खाना बनने के बाद बर्तन आदि धोने में और घर के अन्य काम जैसे सफाई करने में, पौधों को पानी देना। इस तरह हम एक लंबी सूची बना सकते हैं। आप और भी इसमें उपयोग लिख सकते हैं, जैसे फलों और सब्जियों को धोने में, दालों को धोने में। तो इस तरह जब सबसे उपयोगी जो चीज़ हमारे जीवन में है वो है जल। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम एक यहाँ पर बहुत अच्छा सा क्रियाकलाप करते हैं जिससे हमें पता चले कि हम प्रतिदिन कितने जल का उपयोग करते हैं। आप शुरू में यहाँ पर एक इस तरह की टेबल बना सकते हैं और फिर पूरे दिन जो आपने जल का उपयोग किया उसको किसी भी चीज़ से, जैसे कोई मग से, बाल्टी से, गिलास से, उसे नापें कि आपने कितने पानी का उपयोग किया। जैसे शौचालय में मान लो आपने आधी बाल्टी का प्रयोग किया, फिर नहाने में आपने 1 बाल्टी का प्रयोग कर दिया, सारा दिन खाना बनाने में भी लगभग 1 बाल्टी का पानी का आपने प्रयोग किया, बर्तन धोने में 2 बाल्टी का प्रयोग किया, इसी तरह सफाई करने में भी 2 बाल्टी का प्रयोग किया, पौधों को पानी देने में आपने 3 बाल्टियों का उपयोग किया। और आप इन सभी को जोड़ें, इनका पूरा का पूरा टोटल करें कि आपने कुल जल की कितनी मात्रा का उपयोग किया। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जल का कितना उपयोग एक दिन में एक व्यक्ति ने किया। यदि आपके घर में 5 सदस्य हैं तो ये जल की मात्रा और अधिक हो जाएगी। और इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि अगर आपको एक दिन भी पानी ना मिले तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि आज जल को बचाने के लिए, जल को कम खर्च करने के लिए, जल का सदुपयोग करने के लिए बार बार बातें की जाती हैं। अब हम जल का इतना अधिक उपयोग करते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि हम जल को प्राप्त कहाँ से करते हैं। मुख्य रूप से जल जो है हमें नदियों, झरनों, झीलों, तालाबों और कुओं से प्राप्त होता है। लेकिन आपके घरों में जो पानी आता है तो वो कहाँ से आता है? आपके घर में नल लगे हुए होते हैं या कुछ घरों में हैंडपंप भी लगे होते हैं। यहाँ से आप पानी प्राप्त करते हैं। तो इस नल में पानी कहाँ से आया? पूरे ही शहरों में, आजकल गाँवों में भी ये सुविधा है, पाइपों का एक जाल बिछा होता है जो कि इन स्रोतों से जल प्राप्त करते हैं। फिर उस जल को साफ किया जाता है और पाइपों द्वारा
हमारे घरों में उसको भेजा जाता है। और इसी क्रम में हम प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं। इस दिन हम अनेक प्रकार की शपथ लेते हैं और ऐसे उपायों पर चर्चा की जाती है जिससे जल का बहुत अधिक सदुपयोग हो। जल का और भी हमारे जीवन में बहुत जगहों पर उपयोग होता है, जैसे कि खेतों में बहुत अधिक जल की आवश्यकता हमें होती है और कारखानों में, यहाँ पर भी चाहे किसी भी प्रकार का कारखाना हो, हमें जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो जल का हम उपयोग ऐसे करते हैं और जल हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, तो हमारा जो फ़र्ज़ है कि हम जल को बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें, क्योंकि आने वाले समय में जल जो है हमारे लिए एक ऐसी वस्तु हो जाएगा जो हमें बहुत मुश्किल से मिलेगी। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पृथ्वी पर जल कितनी मात्रा में उपस्थित है और कितनी मात्रा में जल उपस्थित होने के बाद भी हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जल की हमारी पृथ्वी पर कमी हो रही है। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर लगभग 2/3 जो पृथ्वी का भाग है, यानी कि 71% भाग जो है पृथ्वी का, वो जल है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत अधिक भाग जो है जल से ढका हुआ है। लेकिन ये जल है कहाँ पर? ये जल जो है मुख्य रूप से कहाँ पर है? महासागरों में या फिर समुद्रों में है। तो यहाँ पर जो उपस्थित जल है उसका हम बहुत अधिक उपयोग नहीं कर सकते सीधे, क्योंकि ये जल कैसा होता है? लवणीय। ये जल लवणीय होता है, अर्थात इसमें बहुत अधिक मात्रा में लवण मिले हुए होते हैं। तो हम इन दोनों स्थानों पर जो जल उपस्थित है उसका उपयोग नहीं कर सकते। और यही कारण है कि जो उपयोग के लिए अलवणीय जल है, उपयोग के लिए कौन सा जल होता है? अलवणीय जो जल है उसकी मात्रा बहुत हमारे पास सीमित है, और उस सीमित मात्रा को ही हम बचाने की और सदुपयोग करने की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जो जल महासागरों में और समुद्रों में है, क्या वह जल हमारे लिए कोई काम का नहीं है? हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये जल भी हमारे लिए उपयोगी होता है। आइए देखें कैसे ये जल हमारे लिए उपयोगी होता है। अब जो जल महासागरों में या समुद्रों में उपस्थित है वो लवणीय जल है। उसका उपयोग हम सीधे तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये जल हमारे लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यही जल जो है वो वाष्पीकृत होकर वर्षा के रूप में नदियों, कुओं, तालाबों में वापस आ जाता है। तो इस जल की भी उपयोगिता हमारे लिए बहुत अधिक है। इसे और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए कि कैसे ये जल वाष्पीकृत होता है, कैसे वर्षा का निर्माण होता है, हम जल चक्र के विषय में पढ़ेंगे। जल चक्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार पृथ्वी से जल वाष्पीकृत होता है, संघनित होता है और फिर संघनन के बाद वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है। तो
अब हम जल चक्र को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे एक क्रियाकलाप के द्वारा। जल चक्र की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक यहाँ पर क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर पानी रखा है जो लगभग अब गर्म हो चुका है और उबलने लगा है, और इसको समुद्र के जैसा जल बनाने के लिए हम इसमें कुछ मात्रा नमक की भी डाल देते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि समुद्र का जल कैसा होता है, लवणीय होता है। नमक इसमें अच्छी तरह से घुल गया है, आप देख सकते हैं, और पानी भी पूरी तरह से उबल रहा है। थोड़ी देर में इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब होगी तभी हम देखेंगे कि कैसे जल की बूंदें संघनित होती हैं। वाष्प जो होते हैं वो उनमें संघनन की प्रक्रिया कैसे होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मात्रा में धुआं सा हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पष्ट देखने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार ढक देते हैं और इसको और अच्छी तरह से, यहाँ से देखो आपको धुआं दिखाई दे रहा है अब अच्छी तरह यहाँ पर। और संघनन की प्रक्रिया, जब ये वाष्प कण ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वायु जो होती है वो कैसी प्रकार की होती है, ठंडी। और उसे हम और ज़्यादा ठंडा करने के लिए यहाँ पर बर्फ़ के कुछ टुकड़े मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, जिससे कि आपको वाष्प कण बहुत अच्छी तरह से, ये देखिए बादल जैसी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी तरह से ये देखो धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाष्प कण हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस प्लेट के नीचे ये देखिए, यहाँ पर आपको वर्षा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये देखिए जल की बूंदें जो हैं टपक रही हैं। अगर हम इसको और ज़्यादा वाष्प कणों को यहाँ पर इकट्ठा होने देंगे तो ये प्रक्रिया हमें और अधिक स्पष्ट दिखाई देगी। ये देखिए जैसे जल की बूंद ये टपक रही है। जैसे जैसे वाष्प कण यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो यही प्रक्रिया जो है प्रकृति में होती है। देखिए जल की बूंद यहाँ पर कहाँ से आई, वाष्प कण संघनित हुए, ऊपर हमने बर्फ रख दी तो ठंडे होने के कारण वाष्प कण जो है जल में परिवर्तित हो गए। यही प्रक्रिया जो है महासागरों में भी होती है। वहाँ पर गैस तो नहीं है, लेकिन सूर्य की ऊष्मा से महासागरों का जल जो होता है उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। और वाष्प जब इकट्ठे होते हैं तो संघनन की प्रक्रिया, ये बारिश की तरह पानी टपकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सावधानी पूर्वक आप भी इसको करके देख सकते हैं। ये देखिए जल की बूंद बनी और नीचे गिर गई। तो ये एक बहुत आसान सा क्रियाकलाप है। और यहाँ मैं आपको ये भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर नमक का वाष्पीकरण नहीं हो रहा। नमक जो है, जब ये पूरा जल वाष्पीकृत हो जाएगा तो यहाँ पर नमक शेष रह जाएगा। ये प्रक्रिया हम पहले भी करके देख चुके हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा नमक को अलग किया जाता है। संघनन की प्रक्रिया अर्थात बादलों के निर्माण की प्रक्रिया जो है, आप इस क्रियाकलाप द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गिलास में मेरे पास कुछ मात्रा में जल है, लेकिन गिलास के बाहर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गिलास बिल्कुल साफ है। अब हम इस पानी को क्या करते हैं, इसमें कुछ मात्रा बर्फ के टुकड़ों की डालते हैं। इसको हमने ठंडा कर दिया। बर्फ की मात्रा जैसे जैसे इसमें डालेंगे हम, गिलास में जल की मात्रा भी बढ़ेगी। और अब बाहर की तरफ आप देखेंगे तो आपको कुछ जल के कण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए वाष्प कण जो है हमें दिखाई देने, मैं अपनी उंगली से ऐसे कर रही हूँ तो देखो यहाँ पर हमें जल के कण दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे होता है कि बाहर की जो वायु है उसे इस पानी ने क्या किया, ठंडा कर दिया, जिससे कि इस सतह पर जल के वाष्प कण इकट्ठे होना शुरू हो गए। अगर हम इसे कुछ समय के लिए और अच्छी तरह से पड़ा रहने देंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आपको पूरी तरह से जल की बूंदें भी दिखाई देंगी। आपने ये प्रक्रिया कई बार देखी भी होगी। जब हम फ्रिज से बॉटल निकालकर बाहर रख देते हैं तो उसके बाहर हमें जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इस प्रक्रिया का नाम भी संघनन होता है।
यही प्रक्रिया जो है वर्षा लाने में भी सहायक होती है और वर्षा जो है इसी प्रक्रिया द्वारा होती है। अब आप देख सकते हैं कि गिलास के बाहर की सतह उतनी साफ नहीं है। ये देखिए, इस पे जल की बूंदें हमें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। हम इस गिलास को कुछ समय के लिए पानी की, ये देखिए बहुत स्पष्ट रूप से हमें पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बादलों का बनना और वर्षा का होना भी इसी प्रक्रिया द्वारा होता है। यहाँ पर आप संघनन की प्रक्रिया को अब बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। जब हमने कुछ देर बर्फ को पानी में छोड़ दिया तो ये देखिए बाहर जो है जल की बूंदें इस ग्लास की सतह पर हमें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। जल चक्र को हम इस चित्र द्वारा और अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई जल का स्रोत है तो इससे सूर्य की ऊष्मा द्वारा हर समय वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया कभी बहुत अधिक तेज होती है, कभी कुछ धीमी भी होती है। वाष्पीकरण के बाद ऊपर जो है ठंडी सतह पर जल वाष्पीकृत जो जल है वो संघनित हो जाता है। संघनन के बाद बादलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और यही संघनित जल की जो बूंदें हैं वो अधिक भारी होने के कारण वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो आपने देखा कि पृथ्वी की सतह से जल ऊपर की तरफ गया और फिर वापस बादलों से नीचे आ गया, तो ये एक चक्र जैसी संरचना बन गई। इसलिए हम इसे जल चक्र कहते हैं। तो अब आपने यहाँ पर ये देख लिया कि महासागरों की, सागरों की या जल स्रोतों की वाष्पीकरण में क्या भूमिका है और जल चक्र में भी क्या भूमिका है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ये एक और तरह से भी हो सकती है। सतह पर आप देखते हैं कि पेड़ पौधे भी हैं। पेड़ पौधों में निरंतर जो है वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पर हम जो शब्द यूज करेंगे वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधों को जो पानी दिया जाता है उनमें से जितनी पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है वो उसका इस्तेमाल कर लेता है और बाकी जो जल है वो वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में ये वाष्पकण फिर से संघनित होते हैं और फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन और दूसरी प्रक्रिया जो हमारी थी वो क्या थी, वाष्पीकरण, इन दोनों का बहुत अहम योगदान होता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि वाष्पीकरण की जो दर है, यानी वाष्पीकरण आपने देखो कि प्रकृति में हर समय होता रहता है, लेकिन इसकी दर यानी कभी ये बहुत धीमा होता है, कभी तेज होता है। तो ये किन किन कारणों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कारण है तापमान। यदि तापमान अधिक होगा, आपने देखा भी होगा कि गर्मियों के दिनों में कपड़े वगैरह बहुत जल्दी सूख जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि तापमान अधिक होता है और गीले कपड़ों में जल की मात्रा जो है वो वायुमंडल में अधिक तापमान के कारण वाष्प बनकर वो चले जाते हैं। और जब तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है। दूसरा जो कारण है वो है सतही क्षेत्रफल पर भी यह निर्भर करता है कि वाष्पीकरण की दर तेज होगी या धीमी होगी। इसे आपने यूं भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके घर में आपकी मम्मी जो है कपड़े हमेशा फैला कर सुखाती हैं। अगर वो कपड़ों को इकट्ठा करके सुखा दें तो कपड़ों को सूखने में बहुत अधिक समय लगेगा, जबकि उनका क्षेत्रफल जब बढ़ा दिया जाता है तो वो जल्दी सूख जाते हैं। यहाँ पर आप एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। इसे देखिए, मैंने यहाँ 2 बर्तनों में पानी लिया है। ये जो प्लेट है इसका सतही क्षेत्रफल अधिक है और जबकि यहाँ मैंने एक कटोरी में पानी लिया है। पानी की मात्रा बराबर है, लेकिन
हम ये देखेंगे कि इसमें जो है पानी जो है उसका वाष्पीकरण वो अधिक जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक है और यहाँ पर क्षेत्रफल कम है। अगर हम इन्हें धूप में रख दें और छाया में रख दें तो भी हम देखेंगे उस तापमान का भी इस पर असर पड़ेगा। तीसरा जो कारण है जिससे वाष्पीकरण की दर जो है वो प्रभावित होती है वो ये है वायु की गति। यदि वायु तेज चल रही होती है तब भी वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। और चौथा कारण है वायु में आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। यदि वायु में नमी अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो जाती है। और यदि वायु शुष्क होगी, दूसरा शब्द क्या है इसका अपोजिट, शुष्क। यदि वायु शुष्क होगी तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है। तो इन सभी कारणों से जो जल चक्र है हमारा वो प्रभावित होता है। वाष्पन और संघनन को और अच्छी तरह से समझने के लिए कि किस प्रक्रिया में वाष्पन का प्रक्रिया हो रही है और किस क्रिया में संघनन हो रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जिनसे आप ये अच्छी तरह समझ जाएंगे कि वाष्पन कहाँ हो रहा है और संघनन कहाँ हो रहा है। जैसे पहला देखिए, गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। इस्त्री हमें किसे कहते हैं, प्रेस करने को। जब आप कपड़ों पे प्रेस करते हैं और अगर कपड़ा कुछ गीला है तो आप देखते हैं कि उसमें से भाप ऊपर की तरफ उठती है। तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया हो रही है, वाष्पन। भाप का ऊपर उठना मतलब वाष्पन। दूसरा देखिए, सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना। सर्दियों में जब आप बाहर जाते हैं, जब स्कूल जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बाहर धुंध होती है जिसे हम कोहरा भी कहते हैं। तो कोहरे के कारण अगर आप देखें तो कभी कभी आपके आंखों की पलकों पर या चश्मे के ऊपर जल की कुछ बूंदें भी दिखाई देती हैं। तो वो कहाँ से आई, कोहरे जो है उसमें वाष्प के कण हैं जो संघनित हो जाते हैं और वो जल की बूंदें आपको दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, संघनन। इस तरह आप दोनों प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। तो तीसरा देखिए, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना। ये क्रियाकलाप भी हमने करके देखा था कि जब हमने पानी के भरे हुए गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े डाले तो हमने देखा कि बाहर की वायु जब उस ठंडी सतह के संपर्क में आई तो हमें जल की बूंदें दिखाई दी। अर्थात कौन सी प्रक्रिया हुई, संघनन। तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी प्रक्रिया हो रही है, संघनन। अगला देखिए, गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है। श्यामपट्ट किसे कहते हैं हम, ब्लैक बोर्ड को। जब उसे गीले कपड़े से हम साफ करते हैं तो कुछ समय बाद वो जल कहाँ गया, वायुमंडल में वाष्प बनकर वो उड़ गया। तो कौन सी प्रक्रिया हुई, वाष्पन। और लास्ट है हमारा, गरम छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना। अब मान लो लोहे की हमने कोई गरम छड़ ली और उसके ऊपर अगर आप पानी का छिड़काव करेंगे, कुछ पानी डालेंगे तो आप देखेंगे उसमें से भाप निकलने लगती है। तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है, जब भाप निकल रही है तो वाष्पन। तो इस प्रकार आप इन दोनों प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इस पाठ में आपने कौन से नए शब्द सीखे, यानी कि इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द। पहला था महासागर, जो जल का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, महासागर। दूसरा है संघनन। संघनन किसे कहते थे हम, जल के वाष्प कणों का इकट्ठा हो जाना संघनन कहलाता है। जल वाष्प,
जल वाष्प क्या होते हैं? जब पानी गर्म होता है तापमान अधिक होने के कारण, तो उसमें से वाष्प कण निकलते हैं, उन्हें हम जल वाष्प कहते हैं। वाष्पन, वाष्पन वो प्रक्रिया है जिसमें कि वाष्प कण बनते हैं। और आखिरी में हमने सीखा जल चक्र, यानी कि पृथ्वी से वाष्पित हुआ पानी और फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर ही पुनः लौट आया। तो इस प्रकार आप इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखें और इनके बारे में एक एक लाइन अवश्य लिखें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच।